नमस्कार, मैं हूं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार तथा कहानीकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोलाराम का जीव कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोलाराम का जीव कहानी को मैंने दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैं केवल हिंदी जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार तथा कहानीकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोलाराम का जीव कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में यानी इस वीडियो में मैं केवल हिंदी जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार तथा कहानीकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोलाराम का जीव कहानी का उद्देश्य और नामकरण या शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचारों को आपके समक्ष व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि मैं नर्क से बोल रहा हूं। कहानी पर वीडियो बनाते वक्त हरिशंकर परसाई जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं, अतः इस वीडियो में मैं हरिशंकर परसाई जी का सामान्य साहित्यिक परिचय देना कोई जरूरी नहीं समझता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं आपके समक्ष हिंदी जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार तथा कहानीकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोलाराम का जीव कहानी का उद्देश्य और नामकरण या शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। भोलाराम का जीव कहानी का उद्देश्य। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें व्यंग्य सम्राट भी कहा है। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में समाज, धर्म, राजनीति आदि की कुरीतियों के प्रति करारा व्यंग्य मिलता है। इनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होता है, बल्कि व्यंग्य के द्वारा पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो हमारे जीवन को दूभर बना रही है। सच पूछा जाए तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण को उजागर करने में हरिशंकर परसाई जी सिद्धहस्त हैं। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कहानी है। यह इनकी एक श्रेष्ठ तथा बहुचर्चित कहानी है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। भोलाराम का जीव एक उद्देश्य प्रधान कहानी भी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार यह कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में फैली राजनीतिक, प्रशासनिक व सामाजिक अव्यवस्था ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि यहाँ के नागरिकों को मरने के बाद भी चैन नहीं मिलता है। जिस व्यवस्था का निर्माण व्यक्ति के जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए होता है,
वही प्रणाली आज अपने भ्रष्टाचार के कारण व्यक्ति के जीवन में कांटे बो देती है और पल पल उसे सताती रहती है, यहाँ तक कि उस चिंता व पीड़ा का दाह लिए वह मर भी जाता है। परसाई जी ने अति प्रसिद्ध पौराणिक चरित्रों जैसे धर्मराज, चित्रगुप्त और नारद मुनि के माध्यम से इंजीनियरों, ठेकेदारों, ओवरसियरों व सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले बाबुओं में फैले भ्रष्टाचार के रूप को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ ही चित्रगुप्त के मुख से रेलवे वालों व राजनीतिज्ञों की बेईमानी व मकान मालिकों की विचित्र विशेषताओं से भी परिचित कराया है। रेलवे वाले हमारे सामान के आदान प्रदान में माल उड़ाते हैं। राजनीतिक दलों के नेता अपने लाभ और सत्ता हेतु विरोधी दलों के नेताओं को गायब तक करा देते हैं। ठेकेदार सरकारी इमारतों के निर्माण में अपनी इमारत खड़ी कर लेते हैं। वह इंजीनियर तथा ओवरसियर मिलजुल कर पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा अपने लिए आगामी 5 सालों तक का आर्थिक लाभ सुरक्षित करा देते हैं। इस प्रकार हर समर्थ अधिकारी अपनी सीमा में अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ रहता है। सरकारी दफ्तर के बाबुओं में तो रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति सीमा का अतिक्रमण कर गई है। कोई भी कार्य बिना रिश्वत दिए पूरा नहीं होता है। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों में इस संदर्भ में एक गठबंधन है। कभी कभी तो उनकी इस चक्रव्यूह में बेचारे भोले भाले दरिद्र लोग फंस कर रह जाते हैं। इस कथा में भोलाराम की दशा भी यही होती है। भोलाराम अर्थात वह एक बहुत ही असमर्थ निम्न मध्यम वर्ग का प्राणी था, जिसकी किसी तक पहुंच नहीं थी। इस सड़ी गली प्रशासन व्यवस्था में उसकी न्याय की पुकार जाने कहां खो गई थी। हरिशंकर परसाई जी ने अपनी कुशल व्यंग्यात्मक लेखनी से हमारे प्रशासन की इन्हीं अवगुणों को उभारने की चेष्टा की है। सदियों से शोषित हुआ सर्वहारा या मध्यम वर्ग को अगर स्वतंत्र भारत में भी ऐसे ही सताया गया तो स्वतंत्रता से फिर लाभ ही क्या है। जनतंत्र व स्वराज के अधिकार केवल संविधान के अंग ही बनकर रह गए हैं। उनका व्यवहारिक रूप तो पूर्णतः विकृत हो चुका है। यही नहीं, प्रशासन प्रणाली के साथ साथ समाज के लोगों में भी दया माया समाप्त हो चुकी है। अतः लेखक सरकारी कार्यालयों में फैली हुई इस अव्यवस्था, अत्याचार
और रिश्वतखोरी के कारणों के प्रति पाठकों का ध्यान खींचने में समर्थ हुआ है। सरकारी कार्यालयों में छोटे मोटे काम भी लंबे समय तक लटकते रहते हैं। यह कर्मचारियों के ढीलेपन का सबूत है। सरकारी दफ्तरों में यदि कोई पहुंच जाए तो चपरासी से लेकर बाबू, फिर बड़े बाबू, फिर साहब के चक्रव्यूह में फंस जाता है। छोटे से लेकर बड़ा साहब तक जनता का काम बिना रिश्वत के काम नहीं करना चाहता है। आज सरकारी व्यवस्था एक बिल्कुल यंत्र की तरह हो गया है। उसका हर पुर्जा बिना तेल लिए नहीं चलता है। आज हर व्यक्ति अवसर का लाभ उठाना चाहता है। अतः भोलाराम का जीव कहानी को लेखक ने पौराणिक कथा का रूप दिया है ताकि अपनी बात को हास्य और व्यंग्य के द्वारा समाज तक रख सके। रेलवे की अव्यवस्था, राजनीतिक दलों की तिगड़म, ठेकेदारों द्वारा बेईमानी सभी का पर्दाफाश किया है। इस तरह हम देखते हैं कि हरिशंकर परसाई जी ने अपनी प्रसिद्ध कहानी भोलाराम का जीव कहानी में समाज की कुरीतियों और अव्यवस्थाओं पर करारी चोट की है। अतः हरिशंकर परसाई जी भोलाराम का जीव कहानी के माध्यम से प्रतीक पात्रों के द्वारा समाज की शासन व्यवस्था में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी तथा अकर्मण्यता पर तीखा व्यंग्य किया है, जिसमें कहानीकार को पूरी सफलता मिली है। प्रस्तुत कहानी में भोलाराम एक आम जनता का प्रतीक है। आइए अब मैं हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भोलाराम का जीव कहानी के उद्देश्य को बतलाने के बाद इस कहानी के नामकरण या शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। भोलाराम का जीव कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें व्यंग्य सम्राट भी कहा है। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में समाज, धर्म, राजनीति आदि की कुरीतियों के प्रति करारा व्यंग्य मिलता है। इनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होता है, बल्कि व्यंग्य के द्वारा पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो हमारे जीवन को दुभर बना रही है। सच पूछा जाए तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण को उजागर करने में हरिशंकर परसाई जी सिद्धहस्त हैं। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई कृत एक श्रेष्ठ एवं बहुचर्चित कहानी है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसके द्वारा इन्होंने प्रतीक पात्रों के माध्यम से आज की सरकारी कार्यालयों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा अकर्मण्यता पर करारा व्यंग्य किया है। भोलाराम का जीव
कहानी शीर्षक की दृष्टि से एक अत्यंत ही सुंदर एवं सफल कहानी है। भोलाराम का जीव का अर्थ है भोलाराम की आत्मा। प्रस्तुत कहानी में भोलाराम और उसकी आत्मा की कथा को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद जीव और शरीर अलग अलग हो जाते हैं। जीव को उसके कर्मों का फल स्वर्ग में या नरक में मिलता है। प्रस्तुत कहानी में भोलाराम, जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है, भोलाराम के मरने के बाद उसका जीव गायब हो जाता है और वह यमराज द्वारा भेजे गए यमदूत के हाथों यमलोक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आज से ठीक 5 वर्ष पहले भोलाराम अपने कार्यों से रिटायर हुआ था। रिटायर होने के बाद वह पेंशन के पैसे पाने के लिए सरकारी कार्यालय में दरख्वास्त आदि भेजकर पूरी कोशिश करते रहता है कि समय रहते उसका पेंशन मिल जाए, परंतु अत्यधिक भोला भाला वह सीधा साधा तथा निर्धन होने के कारण, रिश्वत आदि न दे पाने के कारण वह पेंशन नहीं ले पाता है, उसे पेंशन नहीं मिलता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका जीव अपनी पेंशन की दरख्वास्तों में चिपक जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मरने वालों की आत्मा को यदि शांति नहीं मिलती है तो वह अपने इच्छित वस्तु या व्यक्तियों के आगे पीछे मंडराती रहती है। भोलाराम का जीव फाइलों में ही मंडराते रहता है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक अत्यंत ही जिज्ञासावर्धक है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक पढ़ते ही हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि आखिर यह भोलाराम कौन है, उसने क्या किया था, उसके जीव की क्या विशेषताएं थी, इत्यादि अनेक प्रश्न हमारे सम्मुख उभर कर आते हैं। भोलाराम का जीव कैसे एक अनुभवी यमदूत को चकमा देकर धर्मराज को संकट में डाल देता है और फिर बेचारे उदार हृदयी नारद मुनि को भोलाराम की पत्नी और बच्चों के दुख दर्द से व्याकुल होकर उसकी पेंशन की स्वीकृति हेतु दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यह सब कुछ भोलाराम के जीव से ही संबंधित है। वह सारी समस्याएं भी भोलाराम के जीव ने ही उत्पन्न की है। इसके साथ ही साथ भोलाराम का जीव एक प्रतीकात्मक शीर्षक है। भोलाराम निम्न मध्यम वर्ग का प्रतीक है। वह और उसकी विशेषताएं भी उसी वर्ग के जीवन की विसंगतियों का परिचायक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोलाराम का जीव का कमाल कथा वस्तु के प्रारंभ से लेकर अंत तक बना हुआ रहता है। उपर्युक्त शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से समुचित है। कहानी में निहित व्यंग्य की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करने का अवश्य प्रयास करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में कहीं अगर आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में मैं उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।